हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी भारतीय महिला की जर्नी सुनने के लिए मिलेगी, शायद सुनकर के आपके भी आंखों में आंसू आ जाए। आप सोचते होंगे कि एक तरफ तो इस तरीके से बोल रहे कि सुनकर के आंखों में आंसू आ जाए, फिर ये मोटिवेशन वीडियो कैसे हुई? क्योंकि आपको पता है कि मैं अपनी इस वीडियो में हर महिलाओं की एक ऐसी जर्नी सुनाती हूँ जिसे सुनकर के और बाद में जो ये महिला अपना साहस बताती है, इन संघर्ष से लड़कर किस तरीके से आगे बढ़ती है, उससे आपको मोटिवेट मिले। और जीवन में हर इंसान ही नहीं, हर इंसान के साथ में तकलीफ होती है, मुश्किलें आती है, समस्याएँ आती है, पर जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इनका अगर सामना करके आगे बढ़े, तो हमें हमारी मंज़िल ज़रूर मिलती है। आज आपको ऐसे ही उत्तराखंड में रहने वाली छोटे से गाँव में एक उर्मिला की महिला की कहानी आप बीती, सच्ची घटना आप बीती आप लोगों को मेरे वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, ताकि मेरी छोटी-छोटी सी वीडियो आप लोगों को थोड़ा-सा ही आपके जीवन में मोटिवेट कर सके। क्योंकि मैं इन वीडियो को लेकर कर आती हूँ, मैं सोचूँ ऐसी महिलाएँ जो देखें, जो अपना पूरा आत्मविश्वास खो चुकी हो आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, वो इन वीडियो को देख कर के प्रेरित हो। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। उत्तराखंड में रहने वाले छोटे से गाँव कस्बे में रहती थी उर्मिला। बचपन में ही जब वो साल भर की हुई, तो उसकी माँ का देहांत हो गया। पिताजी थे, दूसरी शादी करके लेकर कर आ गए। उस माँ के भी एक बच्चा हुआ और बच्चा होने के बाद में उसकी भी डेथ हो गई। पिताजी ने तीसरी शादी करी, तीसरी शादी के 3-4 साल बाद में भी उस माँ का देहांत हो गया। इस तरीके से ये 4-5 भाई-बहन थे, पर जो उर्मिला थी वो अपनी माँ की एक ही बेटी थी। और इस तरीके से उर्मिला के पिताजी ने बोला कि मैं अब दूसरी चौथी शादी करूँगा, पर मैं इन बच्चों के साथ में नहीं रहूँगा। तो जो ये बच्चे थे, इन सब बच्चों को अ, इनके ननिहाल भेज दिया गया और उर्मिला के पिताजी अपनी एक अलग ही ज़िंदगी, यानी कि जो उन्होंने शादी करी थी दूसरी, उसमें जाकर उनके साथ रहने लगे। उर्मिला भी अपने ननिहाल में जाकर के रहने लगी। अब आप जानते हैं कि बिन माँ के चाहे बच्ची ननिहाल में रहे, पर वो प्यार नहीं मिल सकता जो उनको उनकी माँ के साथ में प्यार मिला। जी हाँ, पर जो नानी थी वो बहुत ही एज की थी। आपको पता है कि जो नानी एज की थी, मामा थे, मामा की भी शादी हो चुकी थी। तो वैसे भी आप जानते हैं कि पराई बच्ची को कौन रखेगा और उसका कौन लालन-पोषण और कौन पढ़ाई का खर्चा देगा। इसी तरीके से मामी आए दिन उर्मिला के मामा को बोलती थी कि इस लड़की को बाहर काम करने के लिए भेजा करो, वरना मैं नहीं रखूँगी। इसी तरीके से उर्मिला को थोड़ी बहुत ही पढ़ाई करनी पड़ी, करने के लिए भेजा जाता था और बाकी उनकी मामी जो थी, वो घर के अंदर उसको काम करवाया करती थी उर्मिला को। और फिर जब उर्मिला थोड़ी जब 17-18 साल 17 साल की हुई, तो उर्मिला की बहुत ही कम एज के अंदर शादी कर दी गई। और जब उर्मिला की शादी हुई, तो उर्मिला सोची चलो ठीक है, शादी के बाद में मेरा जीवन अच्छा होगा, मुझे रोज़-रोज़ ये चीज़ें सुनने के लिए मिलती थी, शायद अब नहीं मिलेगी। यही उर्मिला ने सोचा, पर उर्मिला को नहीं पता था कि अब तो उसकी ज़िंदगी स्टार्ट हुई है। उर्मिला की शादी हुई, उर्मिला वहाँ पे गई और उसका पति उसको बहुत टॉर्चर करता था। 6 महीने बाद में जब उर्मिला प्रेग्नेंट हुई, तो एक दिन पता चला कि उसके आदमी उसको छोड़ कर के चला गया वहाँ से। 1 रुपया भी उसके पास में नहीं था। अब वो खुद का पेट भरे या अपने कोख में रहने वाले बच्चे का, क्या करे? खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक-एक जो गहने थे उसके छोटे-मोटे, ज़्यादा कुछ नहीं, 1-2 चीज़ें, उसने उसको बेच-बेच कर गुज़ारा किया। दूसरे के घरों में काम करने के लिए जाती थी। पर जैसे-जैसे उर्मिला का टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा था, डिलीवरी का नज़दीक आ रहा था, तो अब उर्मिला से वो काम भी नहीं होता था। उर्मिला जो थी, वो उस 7 या 8 महीने बाद में उसका पति वापस आता, जब 8वाँ महीना उर्मिला का चल रहा था और बोल रहा था कि तुम इस घर से चली जाओ, मैं दूसरी शादी करूँगा और उसको ला कर के रखूँगा। उर्मिला ने बिल्कुल मना कर दिया। उसका पति वहाँ से फिर चला गया। उर्मिला के कुछ टाइम बाद में एक लड़की पैदा होती है। तो उर्मिला अपनी बच्ची के पास में रहने लगती है। कुछ भी खाने के लिए नहीं था। आप जानते हैं कि जब बच्चे को जन्म देने के बाद में एक माँ को एक ऐसे सहारे, एक ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो उसकी देखभाल कर सके। पर उर्मिला को खुद की और अपने बच्चों की खुद को ही देखभाल करनी थी। कोई भी नहीं था। उर्मिला के पास खाने तक के लिए नहीं था। वो खुद ही धीरे-धीरे उठती, अपने बच्चों को नहलाती और वो नहाती भी किससे? उसके पास साबुन भी नहीं थी। उस पे कपड़े धोने की जो कास्टिक वाली साबुन आती है, उससे वो खुद नहाती, अपने बच्चों को नहलाती। और इसी तरीके से उसके दिन चल रहे थे कि उसके पति आया एक दिन
और तो उसने सोचा कि आज मेरा पति आया, शायद बच्चे का मुँह देख कर के इसका मन पिघल जाए। पर वो आता है और बोलता है कि तूने एक लड़की को जन्म दिया है, मैं तो इसको नहीं रखूँगा, तुम मेरा घर यहाँ से खाली करो। तब उर्मिला बोलती है कि मैं इस घर को खाली कहाँ करके कहाँ जाऊँगी, और वो उस दिन उर्मिला को बहुत मार-पीट के वहाँ से चला जाता है। तब उर्मिला के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है। अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाए, क्योंकि उर्मिला ने कुछ खाया ही नहीं था, तो उसके दूध भी नहीं आया। वो जो चावल होता है, चावल का जो पानी होता है, उसको कॉटन के कपड़े में भिगो करके और वो अपनी बच्ची को उससे पिलाया करती थी और खुद भी वही पिया करती थी। थोड़े टाइम बाद में उर्मिला के भी थोड़ा-थोड़ा सा दूध आने लगा, और फिर एक दिन ऐसा है कि उसका पति फिर आता है और उसको बोलता है कि अगर तू यहाँ से नहीं गई, मैं तो तुझे जान से ही खत्म कर दूँगा। उर्मिला वहाँ अपनी बच्ची को लेकर के अपने ननिहाल यानी कि अपने मामा के पास आ जाती है। मामी बहुत गुस्सा करती, बहुत बड़बड़ाती कि इस घर में रहना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, हर महीने का जो खर्चा होता है उसका खर्चा लाना पड़ेगा। उर्मिला ले दे कर के वहाँ रह रही थी, अपनी बच्ची को छोड़ कर के घर पर काम करने के लिए जाती थी और खेतों में काम करने के लिए जाती थी वहाँ पे, और जो थोड़े बहुत पैसे बचते वो अपनी मामी को ला कर के दे देती और पूरा दिन घर का काम करती। पर उर्मिला की बच्ची की और उर्मिला की दोनों की हालत ही खराब थी, अच्छी नहीं रहती थी। और अगर एक दिन भी वो काम पे नहीं जाती तो उर्मिला की जो मामी थी वो उसको बहुत टॉर्चर करती थी, और जब शाम को मामा आता तो उसको बोलती कि तुम्हारी इसका हम खर्चा नहीं उठाएंगे, हाँ इनको पूरा पूरा काम करना ही पड़ेगा। उर्मिला सोचती कि मैं पूरा घर का काम भी करती हूँ। फिर वो थकी हारी वहाँ से होकर के वापस अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाकर के अपने पति से कैसे भी करके रहने लगती है। एक दिन की बात है, जब उसका पति शराब पी कर के घर पर आता है तो उर्मिला के पूरे कपड़े उतार के उसको पूरा वो करके उल्टा लटका के उर्मिला को इतना मारता है, इतना मारता है, जब उर्मिला चीखती है, चिल्लाती है, तो उसके मुँह के ऊपर कपड़ा बाँध दिया जाता है। उर्मिला खूब रोती है, बोले मुझे मेरी बच्ची के लिए छोड़ दो। मैं अपनी बच्ची लेके यहाँ से चली जाऊँगी और फिर कभी नहीं आऊँगी। इतना बोलने के बाद में उर्मिला का पति उर्मिला को छोड़ता है और वो अपनी बच्ची को लेके वापस अपने ननिहाल पहुँच जाती है। वहाँ ना मामी उसको बहुत कुछ सुनाती है, बहुत कुछ बोलती है, पर दिल पे पत्थर रख के अपनी बेटी को वहाँ पे लेकर के जाती है। और एक रात तो ऐसी आई थी कि उर्मिला वहाँ पे किसी पहाड़ी की चट्टान पे सर्दी के अंदर अपनी बेटी को लेकर के बैठी रहती है और खूब वहाँ पर रोती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब वो अपने मामी के पास में रहने लगती है तो फिर वो वहाँ पे गाँव के जो लोग होते हैं वो कुछ बातें बनाते हैं कि ये तो है ही ऐसी, ये अपने पति को छोड़ कर के यहाँ बैठी है, यूँ बैठी है, इसको तो नंगा करके पूरे गाँव में चक्कर कटवाना चाहिए, इसके तो बाल कटवा देने चाहिए, इसको तो मारना चाहिए। बहुत कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। तब उर्मिला बोलती है इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो वहाँ पे जाती हूँ पर वहाँ पर वो ही मुझे नहीं रखते। गाँव के लोग भी को धीरे-धीरे पता चलने लग गया कि ये यहीं रहती है। तो वो गाँव के लोग के जो होते हैं लड़के वगैरह उसको उर्मिला को गंदी-गंदी नज़र से देखते हैं। जब वो गाँव में पानी भरने जाती है तो उसको छेड़ा जाता है, गंदा-गंदा बोला जाता है। उर्मिला आकर के बहुत रोती है अपने घर पे कि मेरे साथ में ये ऐसा क्या हो रहा है? और लोग सपोर्ट करने की बजाय उर्मिला को गंदे तरीके से बोलते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के गाँव के जो लोग होते हैं, बूढ़े-बूढ़े लोग, वो भी उर्मिला को गंदी निगाह से देखने लगते हैं। उर्मिला एक दिन ऐसे सोच रहे किसी घर पे काम करने के लिए जाए थे, तो उर्मिला अपनी बच्ची को साथ में लेके जाती है। अब बच्ची पहले जैसी छोटी तो थी नहीं, अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। उर्मिला को एक घर मिला जिसमें वो झाड़ू पोछे सारा काम किया करती थी, पर वो बच्ची एक जगह नहीं टिकती थी, कुछ तोड़ देती तो वहाँ के लोग उसको बहुत डाँटते। और जो वहाँ पे जिस घर में काम करती वहाँ पे 54 साल का बूढ़ा आदमी भी रहता था। वो उर्मिला को बोलता कि तू मेरे साथ रात बिताया कर, तेरी ज़िंदगी मैं बहुत अच्छी तरीके से कर दूँगा। पर उर्मिला बोलती है कि मुझे ऐसा कुछ गलत काम नहीं करना है। अगर मुझे गलत काम करना होता तो मैं झाड़ू पोछे ही क्यों करती? अब तक मैं कई पैसे कमा चुकी होती, पर मुझे गलत काम बिल्कुल नहीं करना है। उर्मिला को बोलता कि अगर तुझे ये मेरे साथ नहीं आना है तो ध्यान रख, तुझे इससे भी यहाँ से भी जाना होगा। उर्मिला वो नौकरी छोड़ कर के भी काम की और वहाँ पर वापस अपने ननिहाल आ जाती है। एक दिन वो बहुत पछताती है और वो बोलती है मैं अपनी बेटी को लेकर के सुसाइड कर लेती हूँ। वो सुसाइड करने के लिए निकलती है, पर अपनी बेटी का हँसता हुआ चेहरा देखकर फिर वो रुक जाती है कि अगर मैंने मेरे साथ में कुछ कर लिया तो मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी बेटी के साथ तो पता नहीं क्या-क्या ज़ुल्म किया जाएगा। फिर वो सुसाइड करने के लिए रुक जाती है। एक दिन वो फ़ोन में सर्च करती है कुछ कि भई जो बेटी और जो माँ होती है अगर उसको पति के द्वारा छोड़ दिया जाता है, तो ऐसा कौन-सी संस्था है जो उसको सहारा देती है। तो दिल्ली के अंदर उसको एक संस्था दिखाई देती है।
वो उसका पूरा एड्रेस करके उसमें नाम पे फ़ोन पे बात करके वहाँ के इंचार्ज से कि मेरे साथ ये हुआ है। तो वहाँ के जो इंचार्ज एक मैडम होती है वो बोलती है कि आप यहाँ अपना आधार कार्ड लेकर आ जाइए और बेफ़िक्र होकर आइए। उर्मिला ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, आपको खुद को पता है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया। उर्मिला डर गई, पर उसने सोचा कि मुझे अब जाना तो है ही, यहाँ भी मैं कौन-सी अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। उर्मिला के पास जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। उर्मिला के पास सिर्फ़ एक चाँदी का लॉकेट था, उसको बेच कर के उसने दिल्ली के लिए एक टिकट ली। अब वो डरती है, पर वो निकल के घर से यही सोचती है, या तो मैं जहाँ मंज़िल पे जा रही हूँ, या तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची तो अपनी बेटी को लेकर के मैं खुदकुशी कर लूँगी। इसके सिर्फ़ साथ 2 रास्ते ही थे। वो वहाँ से निकल जाती है और दिल्ली बस स्टैंड आकर के वो चौंक जाती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली बहुत ही बड़ा शहर, ना वो पढ़ी-लिखी, और वो खुद डर रही थी कि अगर मैं किसी ऑटो वाले से भी पूछूँगी, तो पता नहीं कि मुझे ऑटो वाला उस जगह ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। वो खूब रोती है, एक रात वो वहीं बिताती है और मात्र उसके पास में सिर्फ़ अब बचते हैं 1400 रुपए। वो वहाँ पे ऑटो वाले को बोलती है कि भाई साहब मुझे इस जगह ले जाइए। ऑटो वाला भला ही था, उसको वहाँ ले जाता है उस संस्था पे, पर वो फिर भी डरी हुई होती है कि पता नहीं कैसी संस्था होगी, आजकल के ज़माने में कौन बिना पैसे स्वार्थ के किसी औरत की मदद करेगा। पर जब वो वहाँ जाती है और वहाँ के इंचार्ज मैडम से और वहाँ के जो संस्था चलाते हैं, वहाँ के आदमी से मिलती है, सर से, तब उसको बहुत खुशी मिलती है। वहाँ के वो इंचार्ज एक काउंसलिंग से उनकी बात करवाती है, तब उर्मिला पूरी-पूरी बात रोती-रोती उनको पूरी बात, पूरी जर्नी अपनी बताती है। तब वहाँ की मैडम बोलती है कि तुम फ़िक्र मत करो, अब तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है और आगे बढ़ना है। जो तुम्हारे साथ हुआ है उसे पीछे छोड़ो, अब तुम आगे चलो। उर्मिला फिर भी हिचकिचा रही थी कि पता नहीं मेरे साथ यहाँ पे क्या होगा। जब 2-3 दिन उसके बीते, तब उर्मिला को लगा कि अब मैं अपनी पूरी सही मंज़िल पर आई हूँ। उर्मिला की वहाँ पे पढ़ाई कराई गई और वहाँ पर उर्मिला का एक दिन खुशी का ठिकाना उस दिन नहीं रहा, जब उर्मिला उर्मिला को एक कंप्यूटर के कमरे में लेकर के गए और वहाँ पे कुर्सी पे बिठाया कि उर्मिला अब तुम इस कंप्यूटर को चलाओ। कंप्यूटर का नाम सुन कर के उर्मिला की आँखों में आँसू आने लग गए और उसने बोला, कभी मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि कभी मैं कंप्यूटर की सीट पे बैठ कर के अपना और अपना बेटी का नाम लिखूँगी। और वो बहुत खुश होती है और वो इसी तरीके से अपनी पढ़ाई आगे जारी रखती है और कंप्यूटर कोर्स वो वहाँ रह के करती है। तो वो जिया उसने जो थी उसका एक मकसद था अपनी बेटी को देख कर के, अपनी बेटी के लिए उसने अपना जीवन जिया। अगर उर्मिला अगर पहले ही हार चुकी होती, तो शायद वो खुद के सुसाइड कर चुकी होती, कब की मर चुकी होती। पर आप सोचिए, ये उर्मिला के साथ में जो हुआ है, हमारे भारत में बहुत सारी महिलाओं के साथ में ऐसा होता है और बहुत सारी महिलाएं इनसे जूझती हुई अपने साथ में ऐसा कुछ हादसा कर जाती है, खुदकुशी कर जाती है ज़िंदगी के अंदर, कि आप सोच भी नहीं सकते। और कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि जैसे उर्मिला ने संघर्ष किया, आगे बढ़ी, रोती रही, बिलखिलाती रही, फिर भी अपनी बेटी का चेहरा देख कर आगे बढ़ती रही कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। और ऐसा ही हुआ, उर्मिला ने हिम्मत नहीं हारी और आज वो वहाँ एनजीओ में रह कर के कंप्यूटर कोर्स सीख रही है और पढ़ाई भी कर रही है और वो अपनी एक पहचान भी बना लेगी अपनी बेटी के साथ में। और आज उसकी और उसकी बेटी की जीवन जो है वो बिल्कुल सेफ है। तो ऐसे एनजीओ, ऐसी संस्थाएं हमारे भारत देश में जगह-जगह होनी चाहिए, ताकि जो ऐसी अबला महिलाएं हों, जो ऐसी महिला हों जो इन चीज़ों से हार चुकी हो, उनको ये संस्थाएं अगर सपोर्ट करेगी, तो शायद ऐसी महिला अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने जीवन के साथ कुछ गलत नहीं करेगी। क्योंकि इनसे उनको फिर आगे के लिए सपोर्ट मिलेगा। जब कोई समाज या रिश्तेदार उनका साथ नहीं देंगे, तो ऐसी अगर एनजीओ संस्था रहेगी, तो वो ऐसी महिलाओं को साथ देगी, ताकि महिलाएं अपने साथ कुछ गलत नहीं कर पाए, आगे बढ़े। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि ये संस्थाएं बहुत सारी जगह होनी चाहिए, जगह-जगह होनी चाहिए और इनका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे, टीवी पर होना चाहिए, ताकि जो ऐसी बेसहारा महिलाएं हैं, उनको एक सहारा मिले, एक जीने की नई राह मिले। क्योंकि जीवन में किसी न किसी का सपोर्ट होना ज़रूरी है। वैसे तो मैं बोलती हूँ कि हमेशा खुद का खुद ही सपोर्ट करें, पर हमें हालात इस चीज़ पर लाकर खड़े कर देते हैं कि हमारे साथ किसी का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। और जब बच्चे साथ में हो, तो एक महिला के लिए आगे बढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज के आपको मेरी इस वीडियो में क्या मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी
ऐसी मोटिवेशन वीडियो लेकर कर आती रहूँगी, ऐसी भारतीय महिला की जर्नी आप लोगों के सामने लाती रहूँगी, ताकि जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी भारतीय नारी है, जो भी माँ-बाप हैं, वो इन वीडियो को देखें और ऐसी महिला को सपोर्ट करें। ऐसी एनजीओ, ऐसी संस्थाएँ और भी ज़्यादा बने। तो जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।